चैप्टर 17 आरोप। आरोप क्या है? आरोप की अंतर्वस्तु क्या है? सबसे पहले हमें समझना है आरोप, आरोप का प्रारूप। तो देखिए सेक्शन 2B में आरोप डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2B, आरोप के अंतर्गत एक शीर्ष या एक से अधिक शीर्ष आते हैं आरोप के अंतर्गत। आरोप का फॉर्मेट अगर देखना है तो शेड्यूल के प्रारूप संख्या 32 में आपको देखना पड़ेगा। शेड्यूल 2 के प्रारूप संख्या 32 में प्रारूप दिया गया है। आपसे पूछा जाता है आरोप का प्रारूप कहाँ बताया गया, तो प्रारूप संख्या 32 में आरोप का प्रारूप बताया गया है। इसका खंड ए है। हालांकि आरोप चैप्टर 17 में दिए गए हैं। 211 से 224 तक की धाराएं यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन इसके दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आरोपों का प्रारूप, जो 211 से 216 तक बताता है। 217 तक बताता है, 211 से 217 तक बताता है। ये आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 211 कहती है आरोप की अंतर्वस्तु। प्रत्येक आरोप में उसका अपराध का कथन होगा, जिसका आप अभियुक्त पे आरोप है। विनिर्दिष्ट नाम होगा अपराध का, अपराध की परिभाषा होगी। अगर विनिर्दिष्ट नाम नहीं है तो परिभाषित करेंगे कि किस टाइप का अपराध है। विधि लिखेंगे, किस विधि में अपराध है, किस धारा के अंतर्गत अपराध है। पांचवा है तथ्य की आरोप लगा दिया गया है। इस तरह का कथन किया जाएगा कि आपके ऊपर आरोप लगा दिया गया है। आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। छठवां कथन, अगर अभियुक्त पहले दोष सिद्ध किया जा चुका है तो ऐसा कथन उसमें तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे। उपदोष सिद्धि भी यहाँ पे आरोप में लिखी जा सकेगी कि पहले भी आप दंडित किए जा चुके हैं। और ये जरूरी नहीं है कि उसी समय आप ये लिखें, बाद में दंडादेश देते समय भी अगर ये चीज़ सामने आ जाती है तो तब भी आप उपदोष सिद्धि को जोड़ सकते हैं इसमें। इसके दृष्टांत ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समय स्थान व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ। देखिए समय लिखा जाएगा, किस समय अपराध हुआ था, किस स्थान पर अपराध हुआ था, किसके विरुद्ध अपराध हुआ था, या किस वस्तु के संबंध में अपराध हुआ था। ये आरोप में विशिष्टियाँ देनी पड़ेंगी। ये 212 ये बताता है। 213 कब अपराध किए जाने की रीति कथित करनी पड़ेगी। जहाँ पे पर्याप्त सूचना नहीं दी जाती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, आरोप में वह रीति कथित करनी पड़ती है जो अपराध करने का तरीका हमें बताती है। यहाँ दृष्टांत पूछे जाते हैं और मार्जिनल नोट पूछा जाता है इस सेक्शन का। तो दृष्टांत ये कहता है कि भाई पहला और ई नंबर का दृष्टांत है चोरी के मामले में और हत्या के मामले में रीति अभी कथित नहीं की जाती। किन मामलों में रीति अभी कथित नहीं की जाती? चोरी के मामलों में और हत्या के मामलों में रीति अभी कथित नहीं की जाती। चोरी और हत्या के मामले में रीति अभी कथित नहीं की जाती। ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चोरी और हत्या के मामले में। बाकी कोई भी मामला होगा आपको वहाँ पे प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी। अपराध में क्या हुआ था, पूरा रीति आपको चार्ज में लिखना पड़ेगा कि इस भांति का अपराध हुआ था। 214 पे आ जाते हैं। आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। तो अपराध जिस विधि के अंतर्गत दंडनीय है तो आरोप के शब्दों का अर्थ वही लिया जाएगा, उसी के अनुसार आरोप के शब्दों का अर्थ लिया जाएगा जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। तो उन्हीं के अनुसार लिया जाएगा जो उस विधि में है। मतलब आईपीसी है तो आईपीसी शब्दों में लिया जाएगा, करप्शन है तो करप्शन के शब्दों में लिया जाएगा। वही अर्थ लेना पड़ेगा अपन को, वो शब्द का स्पेशली मीनिंग क्या होता है। गलतियों का प्रभाव 215 बताती है। गलतियों का प्रभाव, हाँ रूपेश भाई जुड़ गए हैं। गलतियों का प्रभाव क्या होगा? अगर किसी आरोप में कोई गलती होती है तो गलती दो पैमाने रखे गए हैं। गलती या लोप होती है, भूल होती है।
अगर कोई वास्तव में भुलावे में पड़ गया है या न्याय नहीं हो पाया है तो यहाँ पे इनमें गलतियों में सुधार करने की गुंजाइश है। आइदर कोई गुंजाइश नहीं है इनको सुधार करने की। इसके दृष्टांत थोड़ा देखिएगा, खासतौर से डी नंबर का दृष्टांत और ई नंबर का दृष्टांत। आप हैदर बख्श वो गलती समझ जाते ना, खुदा बख्श को हैदर बख्श समझ जाते। दोनों एक साल का अंतर रहता है, सेम डेटें रहती हैं अपराध की, 20 जनवरी 1882, 21 जनवरी 1882, मतलब एक दिन का अंतर रहता है अपराधों में। तो किसी दूसरे का ट्रायल दूसरे में कर लेते हैं। तो भुलावे में पड़ गया था, गलती तात्विक है, तात्विक गलती है तो सुधार योग्य है कहने का। 216 कहती न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकती है। कब परिवर्तन कर सकती है? इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, न्यायालय आरोप में कब परिवर्तन कर सकती है? आरोप सुनाए जाने के पूर्व, आरोप सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय, ये आप ध्यान दीजिएगा, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। जोड़ा जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ भी परिवर्तन किया जाएगा तो क्या होगा? पढ़ के सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा और यहाँ पे कार्रवाई यथावत होगी। जैसे मान लो पे नई आरोप लगा है तो जैसे शुरू में कार्रवाई होती है वही कार्रवाई यहाँ पे हो जाएगी। 217 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना। अब देखिए, आरोप बदल दिया गया। जैसे पहले चोरी का आरोप लगाया गया, फिर उसको परिवर्तित किया गया कि नहीं दुर्विनियोग है ये, तो दुर्विनियोग कर दिया गया। तो दुर्विनियोग के मामले में जो हमने सुनवाई की थी वह चोरी के परिपक्ष से की थी। अब दुर्विनियोग के परिप्रेक्ष्य से सुनवाई करनी पड़ेगी तो साक्षियों को फिर से बुलाना पड़ेगा, फिर से सुनवाई उनकी होगी। साक्षियों को फिर से बुलाना पड़ेगा, फिर से सुनवाई होगी उनकी। तो ये चीज़ थोड़ा आप यहाँ पर देखिएगा, ये बताती है 217। बस इतना ही, इसका मार्जिनल नोट याद रखिएगा। 218 आरोपों का संयोजन। देखिए 218 से आगे आप देखेंगे, 218 से 224 तक ही चलता है आरोपों का संयोजन। 218 से 224 तक की धाराओं में ये वर्णित है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 17 पढ़ रहे हैं आरोप, जिसमें सेक्शन 218 पे बात कर रहे हैं आनंद भाई। शुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप होगा। एक जनरल नियम है कि प्रत्येक शुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथक तक किया। हाँ विचार रुपेश का म्यूट कराइए ना, आवाज हाँ गूंज रही है आपकी। रुपेश भाई म्यूट कर लो भाई। रुपेश रिकॉर्ड करके सो गए क्या? हाँ म्यूट कर लो ब्रदर। हाँ रुपेश म्यूट कर लो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आवाज़ इको हो रही है आपकी, म्यूट कर लीजिए आप। म्यूट का सबसे नीचे मिलेगा ऑप्शन, 3 ऑप्शन है ना नीचे, एक वीडियो बना हुआ है, एक जो साउंड बना हुआ है, साउंड से म्यूट कीजिए। तीसरे नंबर का है जो सबसे नीचे, नहीं आ रहा है क्या? हाँ वेरी गुड, हो गया, थैंक यू, चलने दो। चलो अब देखिए 218 शुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। शुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप 218। तो एक जनरल नियम है, जितने अपराध लगाए जाएंगे पृथक आरोप होगा। आप देखेंगे कंडिकाओं में सीट्स दिए जाते हैं, ABCD में आरोप आते हैं। एक आरोप पढ़िएगा आप लोग कोर्ट में, जितने लोग कोर्ट जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो इस चीज़ को समझते ही हैं। जैसे राम ने चोरी की तो मैं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आप राम पर ये आरोप लगाता हूं कि आपने इतनी तारीख कितने बजे ऐसा अपराध किया है। बी ये कि अपराध के दौरान आपने मारपीट की है, उसको गंभीर चोटें आई हैं, तमाम चीज़ें 325 के अंतर्गत अपराध किया है। यह कि इसके अस्ताप आपने चोरी भी की है, तो तमाम चीज़ें, 2-3 चीज़ें, चोरी की है, मारपीट की है और क्या किया है, कोई और अपराध है, चीटिंग की है, 420 छल। तो ये 3 अपन ABCD में लिख देंगे एक के पक्ष में। तो एक शीर्ष या एक से अधिक शीर्ष हो सकते हैं। शीर्ष मतलब क्या है? आरोप।
जैसे चोरी की, लूट की, तो दो अलग अलग सीरीज हो गई। तो ऐसा यहाँ पे पृथक पृथक होगा आरोप, विभिन्न अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप होगा जिस पर व्यक्ति पर अभियोग होगा। अब पृथक पृथक तो लगाना ही पड़ेगा, एक में कॉम्प्लेक्स लगाएंगे तो कैसे चलेगा काम, तो ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। परंतु जहाँ अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता है कि मजिस्ट्रेट की राय है कि प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, मजिस्ट्रेट व्यक्ति के वक्त विरचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकता है। मोस्टली एक साथ ही विचारण होता है, यह हम लोग भी जानते हैं। न्यायालय सुविधा देखता है तो सुविधा एक साथ विचारण करने की ही बनती है। ऐसा नहीं होगा एक अलग कोर्ट में विचारण चले, एक अलग कोर्ट में, अलग अलग केसों के माध्यम से, इतना टाइम कहाँ है कोर्ट के पास में। वो कौन से मामले हैं जिनका एक साथ विचारण होगा, जहाँ पर न्यायालय से आवेदन नहीं करना पड़ता, एक साथ विचारण किया जाएगा। तो आप देखेंगे 219, 220, 221, 223, ये धाराएं ऐसी हैं जहाँ पे एक साथ विचारण किया जा सकता है। ये अपवाद के तौर पे धाराएं हैं, इस नियम का, मूल नियम का अपवाद है कि हाँ आपको परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक साल में एक ही भांति के 3 अपराध हो रहे हैं तो एक साथ विचारण। 220 इसी भांति की 220, 21, 22 है, 23 है, 221, 22 और 23 है, 22 नहीं है, 221, 223। ध्यान दीजिएगा, इस पर ओटी बनता है। किन मामलों में पृथक आरोप लगाने की आवश्यक नहीं है, एक साथ विचारण किया जा सकता है। किन मामलों में एक साथ विचारण किया जा सकता है, किन धाराओं के अंतर्गत? 219, 220, 221, 223। आगे बढ़ते हैं, इसका दृष्टांत जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका दृष्टांत मैं पढ़ता हूँ, इम्पोर्टेंट है कैसे। ए पर एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे किसी अवसर पर घोर उपति कारित करने का अभियोग है। चोरी करने का अभियोग है और घोर उपति कारित करने का अभियोग है। चोरी के लिए और घोर उपैती कारित करने के लिए ए पर पृथक पृथक आरोप लगाने होंगे और उनका विचारण पृथकतः करना होगा। अलग अलग आरोप लगाने पड़ेंगे। आपको पता चल गया यहाँ पर घोर उपैती के लिए और चोरी के लिए, यही मैंने दृष्टांत आपको बताया था। 219, एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। देखिए यहाँ पर 1 वर्ष लिखा है, कहीं पे आपको 12 मास के अंदर 3 से अधिक एक ही भांति के अपराध किए गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष भी हो सकता है, 12 मास भी हो सकते हैं। तो आपको अगर 1 वर्ष ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो 12 मास मिलेगा, तो 12 मास पर टिक कीजिएगा। नॉर्मली 1 वर्ष ऑप्शन मिलना चाहिए। तो कितने अपराध? 3 या अधिक अपराध अगर एक ही भांति के होते हैं तो एक साथ विचारण किया जा सकता है। 219 बता दिया। एक ही किस्म के अपराध कैसे होते हैं इसके बारे में सब क्लॉज 2 बताती है 219 की। वो क्या कहती है कि एक ही किस्म के अपराध तब होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता या विशेष विधि या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। आईपीसी, विशेष विधि या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं तो वो एक ही किस्म के अपराध माने जाते हैं। चोरी की है 378, अब चोरी 3 चोरी कर दी उसने एक ही मोहल्ले में, तो मतलब लगभग दंड मिलते जुलते, चोरी हो गई, लूट हो गई, चोरी का सामान प्राप्त होना, मतलब मिलते जुलते अपराध होना चाहिए, तो वो यहाँ पर माने जाते हैं। जैसे परंतु कहता है कि जैसे 380 के अंदर गृह निवास में से चोरी कोई करता है और 379 की चोरी कोई करता है, तो दोनों को एक ही भांति का अपराध माना जाएगा। 378 में चोरी है, उसके लिए दंड 379 में, और गृह में से चोरी कौन सी है? 380 है। ये आप ध्यान दीजिए। 220, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। अब देखिए क्या होता है, कई बार अब दो व्यक्ति लड़ते हैं, गाली गलौज करते, मारपीट करते, तमाम चीज़ें, तो एक ही समव्यवहार के समक्रम में चलता है। अब एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में अपराध हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको वो देवास वाला विजयनगर से पलासिया तक आने का बताया था। 2 लोग आपसी गाली गलौज करते हैं विजयनगर पे, गुत्थम गुत्था करते हैं पलासिया पे, और फिर यहाँ पे मर्डर कर देते हैं नौलखा पे।
तो ये 2-3 सीक्वेंस शुरू से यहाँ तक के सीक्वेंस हैं, या और किसी के साथ भी मारपीट किए इस दौरान, तो ये सब क्या होंगे, एक ही समव्यवहार के क्रम होंगे। तो अगर एक ही समव्यवहार के क्रम में होंगे तो जितने लोग कल्प्रिट होंगे, दुखी होंगे, सबका एक साथ विचारण होगा ना। ऐसे ही तो अपन देखते हैं, पूरी घटना का एक साथ विचारण होता, कहने का तात्पर्य है वही चीज़ 220 बताना चाही थी कि एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण है। यदि परस्पर संबंध ऐसे कार्यों के जिनसे एक ही समव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। तो आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है, ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बस इतना ध्यान देना है आपको। इसके इम्पोर्टेंट दृष्टांत मैंने 2, 4, 6 लिखवाए, टिक लगवाए हैं। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, इसका बी इम्पोर्टेंट है, सी इम्पोर्टेंट है दृष्टांत उपधारा 1 के अंतर्गत, और जा नंबर का दृष्टांत है जो एच नंबर का, वो इम्पोर्टेंट है। उपधारा 3 के अंतर्गत झा नंबर का दृष्टांत आई नंबर का दृष्टांत है। उपधारा 4 के अंतर्गत एम नंबर का दृष्टांत है। ये 4-5 दृष्टांत आप थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, एक आइडिया डेवलप हो जाएगा, तो आप आंसर लगा देंगे। इसमें ओटी लगाएंगे तो बिल्कुल डेवलप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा अपराध किया है, कि चोरी की है, कि आपराधिक दुर्विनियोग किया है, कि आपराधिक न्यासभंग किया है, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन तीनों के समटम्स एक जैसे समझ में आ रहे हैं कि 3 में से कोई एक अपराध हुआ है। क्या करेंगे भैया आप? तो यहाँ पर आप वैकल्पिक आरोप लगा देंगे। वैकल्पिक आरोप मतलब अथवा करके आरोप लगा देंगे। मैंने कहा है एक निबंध लिखना है, ठीक है, जैसे अभी निबंध प्रतियोगिता कराई हम लोगों ने, एक निबंध लिखना है। अब निबंध किस पे लिखना है, तो मैंने कहा घरेलू हिंसा पे, या ट्रांसजेंडर पे, या पॉस्को पर, या वर्कमैन, सेक्सुअल हरासमेंट वोमेन। इन 4 टॉपिक में से किसी एक पे कह दो तो हम मान लेंगे निबंध आपका आ गया है। किसी एक पे हमने 4 ऑप्शन दे दिए आपको, ऐसे ही आरोप लगा देते, या तो आपने चोरी की है, या आपराधिक दुर्विनियोग किया है, या आपराधिक न्यासभंग किया है। अब जिसमें आप तथ्य सामने आ जाए उसमें दंडित कर दो। इतना सा बात यहाँ पे बताई गई है। इसका ये दृष्टांत है वैकल्पिक आरोप का, उसको अपन थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ए पर ऐसे कार्य का अभियोग है जो चोरी का या चुराई हुई संपत्ति करने का या आपराधिक न्यासभंग का या छल की कोटि में आ सकेगा। देखो इन 4 में से कोई एक अपराध हो सकता है। उस पर चोरी करने, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्यासभंग करने और छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा। उस पर चोरी करने का या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का, आपराधिक न्यासभंग करने का या छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा। तो अथवा करके लगा देंगे अपन आरोप, जैसे निबंध के लिए मैंने अथवा करके दिया, वैसे यहाँ है। 222 जब वो अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। अब मान लीजिए हम लूट के लिए दंडित कर रहे किसी को, बाद में पता चला चोरी की है उसने, दंडित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चोरी के लिए दंडित कर सकते हैं, आरोपित अपराध के अंतर्गत आना चाहिए, उससे छोटा अपराध होना चाहिए, तो यहाँ पर दंडित कर सकते हैं। शेष विशिष्टियाँ साबित नहीं की जाएंगी। अगर जो लूट का आरोप लगाया गया तो उसको बोल देगा कि ये आरोप बनता नहीं है या साबित नहीं होता है, ये लिख के न्यायालय छोड़ देगा। जैसे दृष्टांत 2 देखेंगे इसका, ए पर घोर प्रतिकारित करने के लिए आईपीसी की धारा 325 के अधीन आरोप है, 325 के अधीन आरोप है घोर प्रतिकारित करने का। वह साबित कर देता है कि उसने घोर और आकस्मिक प्रकोपन पर कार्य किया था, वह उस संहिता की धारा 335 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकेगा। किसके अधीन? 335 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकेगा। आप ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 323 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। अब के कौन से व्यक्ति हैं जिन पर संयुक्त आरोप लगाया जा सकेगा? तो यहाँ पर 323 में उन व्यक्तियों का क्रम बताया गया है जिन पर संयुक्त आरोप लगाया जा सकेगा।
अब एक ही संव्यवहार में काम करने वाले व्यक्ति हैं, एक ही अपराध करते हैं, संयुक्त आरोप लगेगा। अपराध या अपराध का दुष्पीड़न या प्रयत्न करते हैं, आरोप लगाया जा सकेगा। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरियाँ ऐसी दी हैं, 12 मास के अंदर एक ही किस्म के एक से अधिक अपराध करते हैं, संयुक्त आरोप लगाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे बात यहाँ पे की गई है। तो आप थोड़ा देखिए, मिलते जुलते अपराध हैं, इन पर ओटी पूछ लिया जाता है, थोड़ी इम्पोर्टेंट धारा है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 224 पे आ जाते हैं। कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों का वापस लेना। अब एक के लिए दोष सिद्ध कर दिया है और शेष दोष सिद्ध नहीं है, तो वो आरोप क्या कर लिए जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे। ये चीज़ बताई गई है इसमें, 224 में बताई गई है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, चैप्टर 18। ये आपसे पूछा जाता है, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण किस अध्याय में दिया गया है, CRPC चैप्टर 18 में दिया गया है। किन धाराओं के अंतर्गत आता है, तो 225 से 237 तक आता है। अपन लोग जानते हैं, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक कमिटमेंट पे मामला आता है तो 225 से 236 तक का आता है, और एक डायरेक्ट संज्ञान लेता है तो वो 237 का मामला होता है। दो धाराएं और इसके साथ पढ़ना है अपन को, एक 193 पढ़ना है, एक 209 पढ़ना है। 193 यहाँ पे कम ये बताया गया है, संज्ञान डायरेक्ट नहीं करेगा, कमिटमेंट पे करेगा। और 209 भी यहाँ पे अपन को इस संबंध में बताती है, संज्ञान करने के संबंध में 209 भी बताती है। ट्रायल के किसी भी स्तर पर संज्ञान कर सकता है, ऐसे कुछ यहाँ पे 209 में, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा। हाई कोर्ट भी ट्रायल करता है, 474 धारा है, इस धारा को भी इसके साथ समाहित करना है। हाई कोर्ट ट्रायल कहाँ करता है, 474 में, और उसकी प्रोसीजर क्या होती है, सेशन ट्रायल की प्रोसीजर होती है। पहला पूछा जाता है कि सेशन ट्रायल का प्रथम चरण क्या होता है, तो 225 बता रही, विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाता है, ये प्रथम चरण होता है। अभियोजन मामले की कथन रखता है, मतलब पूरी स्टोरी सुनाता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। न्यायालय को लगता है कि भाई कोई अपराध नहीं बन रहा है, झूठा आरोप है, तमाम चीज़ें उन्मोचित कर देगा, छोड़ देगा। आरोप लगाए जाने के पहले क्या डिस्चार्ज कर देगा, चार्ज ही नहीं लगाएगा। उसको लग रहा है 228 आ जाएगी, उसको लग रहा है कि नहीं आरोप बनता है, अपराधी प्रतीत हो रहा है, तो आरोप बनाएगा, विरचित करेगा न्यायालय, पढ़ के सुनाया जाएगा न्यायालय में। 229 दोषी होने का विवेचन, अब आरोप लगा दिया है तो दोषी होने की वो स्वीकार कर लेता है, हाँ साहब गलती हो गई, तो क्या करेंगे, ऐसा कथन लिखेंगे उसमें। अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, 230 पहला एक एकलौता ट्रायल है जहाँ अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख तय की जाती है। 230 डेट लगाई जाएगी, जैसे अपन लोग जाते ना, जैसे नॉर्मली अब जैसे रूपेश भाई है, अरुण भाई है, ये लोग, अरविंद भी एक्टिव वकील के तौर पर, अश्विन भी काम कर रहे हैं, ऋचा भी पूरा काम लगभग करती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही चालान आ जाता है, मेमो भेजते हैं हम अपना, तो मेमो भेजने के बाद वहाँ से कोई प्यून आता है, वो कहता है भैया वकील साहब कौन से हैं, आपका नाम बोलेगा, या फिर आपसे बोल दिया जाता है कि आप ऐसा करना, लंच के बाद आ जाना, तो आप डॉक्यूमेंट ले जाना, जो आपके 207 वगैरह के जो वो मिलते ना, अब FIR, चालान वालान, बयान सब रिपोर्ट, वो ले जाना। फिर एक दिन बाद आपको फिर सूचित किया जाता है, आप कोर्ट की कंडक्टिविटी में रहेंगे तो वो कहेंगे ट्रायल प्रोसीडिंग नोट कर लो। अब ट्रायल प्रोसीडिंग नोट में क्या होता है, अभियोजन के साक्षी पहले होते हैं, अभियोजन के साक्ष्य सबसे पहले होते हैं, तो वो अभियोजन के साक्ष्य लिखे जाते हैं क्रमशः, साक्षियों की संख्या अपन को भी लिस्टेड देनी पड़ती है, वो भी साक्षी पूरे देते हैं लिस्टेड। तो अभियोजन के साक्ष्यों की गवाहियाँ होती है, पहले आरोप लगाए जाएंगे, फिर आप बचाव में फिर अपने साक्ष्य आप रख पाएंगे। तो फिर अभियोजन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे 231 में। 232 में अगर न्यायालय को लगता है अब भी कि नहीं कोई अपराध नहीं बन रहा है, पावरफुल साक्ष्य नहीं, तो दोष मुक्त कर सकता है। कैसे, चार्ज लग गया है, चार्ज लगने के बाद हमेशा या तो दोष मुक्ति होगी, दोष सिद्धि होगी, डिस्चार्ज तो उन्मोचन तो हो नहीं सकता, उन्मोचन हमेशा चार्ज लगने के पहले होता है, तो यहाँ दोष मुक्त कर देगा। देखो पहले भी उन्मोचन कर सकता था तो उन्मोचन किया उसने, अब चार्ज लग गए हैं, चार्ज के बाद साक्षियों को सुनने के बाद उसको लग रहा है कि कोई अपराध नहीं बन रहा है, तो दोष मुक्त कर देगा। अगर दोष मुक्त नहीं करता है तो प्रोसिक्यूशन के साक्ष्य होने के बाद डिफेंडेंट के साक्ष्य होंगे, किसके, डिफेंस के साक्ष्य होंगे, डिफेंस के साक्ष्य 233 के अंतर्गत होंगे।
इन दोनों की बहस होगी, दोष सिद्धि दोष मुक्ति होगी 235 में। अगर पहले भी दंडित किया जा चुका है अपराधी तो उसके कथन रखे जाएंगे न्यायालय में, दंडादेश देते समय ध्यान दिया जाएगा, आप कठोर दंड देते हैं इसमें। फिर 237 ये प्रोसीजर थोड़ी अलग है। देखिए यहाँ कमिटमेंट पे 323 के अंतर्गत मामले आए हैं, लेकिन 237 में अलग है, जहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल की या किसी कैबिनेट मंत्री की मानहानि कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर परिवाद किया जाता है, परिवाद किया जाता है। और परिवाद पे क्या होता है, डायरेक्ट संज्ञान करता है मामला, सीधा मामला सेशन कोर्ट ही जाता है, मजिस्ट्रेट के थ्रू नहीं जाता है। परिवाद आप सीजीएम साहब को करेंगे, वो कहाँ भेजेंगे, सीधा मामला आपका रेफर ही कर देंगे, भैया सेशन कोर्ट ले जाओ, इसका कोई कमिटमेंट नहीं होगा, मामला ही आप प्रस्तुत करो सेशन कोर्ट में। आप कंप्यूटर सेक्शन में आप मामला भेजेंगे तो कंप्यूटर सेक्शन वाले सीधा कोर्ट ऑफ सेशन भेज देंगे मामला, तारीख तय हो जाएगी। सेशन ट्रायल प्रोसीडिंग करते हैं वो लोग भी, तो सेशन ट्रायल ही प्रोसीडिंग होगी, तारीख तय होगी, अभियोजन के साथ लिए जाएंगे तमाम चीज़ें। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा, बंद कमरे में कैमरा ट्रायल किया जाता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते। चैप्टर 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचार। जैसा कि हमें पता है 2X में वारंट मामले डिफाइन किए गए हैं। मूलतः 2 वर्ष से अधिक कारावास के मामले क्या कहलाते हैं, वारंट मामले कहलाते हैं। 2 वर्ष से अधिक के कारावास के मामले वारंट मामले कहलाते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण चैप्टर 19 है, 238 से लेकर 250 तक की धाराएं हैं। इनको 2 भागों में पढ़ते हैं हम। जब हम किसी के प्रति FIR लिखा देते हैं तो FIR लिखाने वाली धारा पहले बताई गई है 238 से 243 तक। 248 और 250 2 धाराएं एक्स्ट्रा इस पर लागू होती हैं। फिर 244 से 250 तक पूरी धाराएं परिवाद पे ट्रायल की प्रोसेस बताती हैं। 2 तरह का ट्रायल है वारंट मामलों का, ये ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा यही अप्लाई होता है। ज़्यादातर प्रोसीडिंग हम लोग वारंट ट्रायल की ही करते हैं। अब 238 इसकी प्राथमिक प्रथम स्टेज क्या होती है इसकी ट्रायल की, तो ये बताती है, जहाँ पुलिस रिपोर्ट पे आए तो प्राथमिक स्टेज होती है 207 के अनुदेशों का पालन करना। मतलब 207 में ये कहा है कि भैया इनको सब प्रतियाँ, प्रमाणित प्रतियाँ दे दी जाए मामले से संबंधित, किसको, डिफेंस को। 239 कहती है अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। अब न्यायालय को लग रहा है भैया कोई अपराध नहीं बन रहा है, प्रथम दृष्टया संज्ञान पे पता चल रहा है, तो वो उन्मोचित कर देगा। और उसको लग रहा है तो 240 में चार्ज लगा देगा, चार्ज लगा के पढ़ के सुनाया जाएगा। और अभियुक्त स्वीकार कर लेता है, गिल्टी कर लेता है, तो यहाँ उसको दोषित कर दिया जाएगा 241 में। 242 में अभियोजन के साक्ष्य लिए जाएंगे, अभियोजन के साक्ष्य लिए जाएंगे और प्रतिरक्षा का अवसर दिया जाएगा। वो जैसे दोष अपने आप का गिल्टी महसूस नहीं करता या दोषी होने का कोई वचन नहीं करता, तो अभियोजन के साक्ष्य लिए जाएंगे, फिर प्रतिरक्षा के साक्ष्य लिए जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आएंगी। फिर 248 और 250 लागू होगा। 248 और 250 न्यायालय क्या करेगा, निर्णय देगा, दोष मुक्त दोष सिद्ध करेगा। 248 में दंड के प्रश्न पर सुनेगा कि दंड कैसा देना है, कठोर या कम देना है। पूर्व दोष सिद्धि भी देखेगा 248(3) के अंतर्गत। फिर 250 लागू होगी। अगर न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि बिना वजह आरोप लगाए गए हैं दोष मुक्ति करते समय, तो जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं अभियुक्त के ऊपर, तो अभियोजन से इसको पैसे भी दिलवाएगा। यहाँ पे प्रति कर दिलाए जाने की बात यहाँ पे की गई है, अलग अलग है। 30 दिन के भीतर सादा कारावास भी दे सकता है, शमन मामलों, ये तमाम। अब इसको थोड़ा आप देखेंगे तो ये थोड़ा एक आइडिया आपको यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद परिवाद पे जो मामले हैं, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पे वारंट मामले हैं, ये 244 से 247 तक की प्रोसीजर बताई गई है इसमें। अब देखिए, इसमें पहली प्रोसीजर होती है अभियोजन का साक्ष्य होता है। जब परिवाद आ जाता है कोर्ट में तो चालान मालन तो आता नहीं, सीधा परिवाद ही पहुंचता है। अब परिवाद आ जाता है तो अभियोजन के साक्ष्य लिए जाएंगे, अभियोजन को बुलाया जाएगा, साक्ष्य देगा ये। अगर न्यायालय को लग रहा है संज्ञान पे कि मामला उतना नहीं है, ना गंभीर नहीं है, अपराधी प्रतीत नहीं हो रहा है, तो अभियोजन क्या करेगा, वो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। अगर उन्मोचित नहीं करता है तो क्या करेगा, यहाँ पे आरोप लिखे जाएंगे, लिखित रूप में आरोप बनाएगा 246 के अंतर्गत, पढ़ के सुनाए जाएंगे, पूर्व दोष सिद्धि तमाम चीज़ें इसमें उल्लेख किया जाएगा।
प्रतिरक्षा के साक्ष्य दिए जाएंगे। फिर क्या होगा, अभियोजन साक्ष्य होंगे, 246 में ही अभियोजन साक्ष्य होते हैं। फिर अगर उसको लग रहा है कि दोष मुक्ति दोष सिद्धि करना है तो 246 में ही उसको लग रहा है कोई मामला नहीं बनता, साक्ष्य भी नहीं हो रहा, तो दोष मुक्ति कर देगा। बचाव के आरोप से इनकार करता है या फिर बचाव दिलाने जाने का अवसर दिया जाएगा सबक्लॉज 4 के अंतर्गत। परीक्षा पुनः परीक्षा ये सब चलेंगी। 247 में प्रतिरक्षा के साक्ष्य दिए जाएंगे। तो सबका कुल मिला के मिलता जुलता एक जैसा है, सिर्फ धाराएं अलग अलग हैं। तो इनको एक लाइन में लिख लेना है, एक पेज पे सारे ट्रायल ऐसे आमने सामने धाराओं को, और उनको कंपेरेटिव में पढ़ना है अपन को, तो याद हो जाए। दोष मुक्ति दोष सिद्धि 248, परिवादी की अनुपस्थिति रहेगी तो क्या होगा, अनुपस्थित है तो उन्मोचित कर सकता है। जो न्याय मांगने वाला ही नहीं है तो हम क्यों देने आए उसे बताओ, तो उन्मोचित कर सकता है अभियुक्त को, ये ध्यान दीजिएगा। 249 में उचित कारण के बिना परिवाद किया जाएगा तो प्रतिकर दिला सकता है 250। अब देखिए चैप्टर 20 है मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। अब ये क्या होता है तो इसको भी थोड़ा समझिए आप। अब देखिए 2 वर्ष से तक वाले मामले, जैसे हम लोग 2W में पढ़े हैं समन मामले, 2 वर्ष तक के मामले आते हैं। 2 वर्ष से ऊपर तक के अधिक मामले वारंट मामले कहलाते। 2 वर्ष तक के मामले क्या कहलाते, समन मामले। समन मामलों में देखिए जैसे 251 की जो सबसे लास्ट की लाइन है, यहाँ लिखा है किंतु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक ना हो। शमन मामलों में और समरी मामलों में आरोप विरचित नहीं किए जाते, ये आपको ध्यान देना है। समरी मामले में तो मैंडेटरी है कि आरोप विरचित करते ही नहीं है, लेकिन समन मामलों में ऑप्शनल है कि आप चाहे कर भी सकते हैं, न्यायालय की सुविधा देखी जाती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रोक लगाई गई है। आरोप विरचित करना आवश्यक ना होगा। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे कमरे में जितने लोग आएंगे वो जूते उतार के आएंगे, ठीक है। आप में से कई लोग आए, जूते उतारे, आपने मोजे उतारे, कई लोग मोजे पहन के भी आ गए, आ सकते हैं ना, आ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। मंदिर वाला कमरा है, मान लो ये नहीं भी है तो जूते पहन के भी आ सकते हैं, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। तो कुछ लोग जूते उतार के आते, कुछ पहन के आते, वही बात यहाँ पे है कि आपको सुविधा लगे तो लगे। यहाँ पे क्या स्टोरी टाइप में चलता है समन मामले की प्रोसीडिंग, आपको बड़ी ऐसी लगेगी, उबाऊ टाइप की लगेगी, कुछ होता नहीं है इसमें। अभियोग का सारांश बताया जाना, पूरी स्टोरी बता देंगे अपन, क्या आरोप लगाया गया है, प्रोसिक्यूशन बताता है एडीपीओ। दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्ध कर देंगे, अगर वो अपराधी गिल्टी कर लेता है तो उसको दोष सिद्ध कर देंगे। छोटे मामलों में 253 अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्ध। तो छोटे मामले हैं, 1000 रुपये तक के मामले हैं, छोटे कारावास के मामले हैं, तो अभियुक्त ना आए, उसका वकील आ जाए तो भी दोष सिद्ध कर देंगे। प्रक्रिया जब दोष सिद्ध ना किया जाए, अब जब दोष सिद्ध नहीं किया जाता तो क्या प्रक्रिया होगी, 255 बताती है। क्या करेंगे, दस्तावेज समन जारी करेंगे, बुलाएंगे, पूछेंगे, ये सब यहाँ पे चलता है नॉर्मल। अब यहाँ पे पूछताछ की गई, एक ट्रायल प्रोसीडिंग पूरी होने लगी यहाँ पे, तो फिर क्या किया जाएगा, दोष मुक्त दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। एक चार्ज जैसी यहाँ पर प्रोसीडिंग होती है, फिर दोष से दोष मुक्त कर। परिवादी का हाजिर ना होना, उसकी मृत्यु, अगर परिवादी हाजिर नहीं हो रहा है, मर गया है, तो क्या करेंगे, अभियुक्त को दोष मुक्त भी कर सकते हैं या कार्रवाई को स्थगित भी कर सकते हैं, या एलार्ड को चढ़ाओ आप, अगर कुछ ऐसा है। अब परिवादी हाजिर नहीं हो रहा है जो पीड़ित व्यक्ति है, तो क्या करेंगे, हमें मजबूरन अभियुक्त को दोष मुक्त करना पड़ेगा या कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी, मर गया परिवादी तो। अगर उनकी कार्य यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 257 में आ जाते हैं, परिवाद को वापस लेना। अगर कोई परिवाद को वापस ले लेता है तो क्या होगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा। 258 कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति, स्टे करने का पावर भी इनको दिया गया 258 में। कुछ मामलों में ये कार्रवाई रोक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। 259 समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। अब 6 माह से अधिक कारावास से दंडनीय मामले हैं तो उन्हें अपन क्या वारंट मामलों के अनुसार ट्रायल कर सकते हैं, ये न्यायालय के पास बिल्कुल।
तो इतनी धाराएँ हैं, 259 धारा आपसे पूछ ली जाती है। इसमें कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा चैप्टर है, ये आपसे पूछा जाता है। समझ में ज़्यादा डीपेस्ट क्वेश्चन नहीं आते। आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है, ये भी पूछा जाता है समन मामले में। अगला लास्ट ट्रायल है, इसमें संक्षिप्त विचारण चैप्टर 21 के अंतर्गत आता है। अब समरी ट्रायल होता क्या है इसको अपन समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनको यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। उन अपराधों में एक अलग ही प्रोसीजर का उपयोग करते हैं जिसको अपन समरी ट्रायल, बहुत ईजीली, जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, क्या आपने अपराध किया, एस, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे सुनते जाते हैं और लिखते जाते हैं। जैसे आप जो बोलते जाएंगे हम आपसे क्वेश्चन करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। इस तरह की प्रोसीडिंग होती है, ज़्यादा लेंदी प्रोसीडिंग नहीं होती है समरी ट्रायल की। तो इससे ही थोड़ा आप एक बेस देखने के लिए आप थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, पहले तो संक्षिप्त विचारण चैप्टर 21 में है, 260 से 265 तक है। संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है, सीजीएम कर सकता है, एमएम कर सकता है, इन दो को ऑथराइज किया गया है। लेकिन जेएमएफसी हाई कोर्ट द्वारा सशक्त हो तभी कर पाएगा, संक्षिप्त विचारण कर पाएगा। हाई कोर्ट द्वारा सशक्त होना चाहिए, जेएमएफसी तब कर पाएगा। सीजेएम और एमएम ऑथराइज पर्सन है। किन अपराधों का करेंगे, यहाँ पे अपराधों की लिस्ट दी गई है कि निम्नलिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जाएगा न्यायालय द्वारा। ऐसे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास है, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है, मतलब 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध हो गए। ऐसे अपराध जो चोरी की गई है और चोरी का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है। 411 के अधीन चोरी की संपत्ति प्राप्त की है, रखता है, 2000 से कम नहीं है। 414 के अंतर्गत छिपाता है चोरी की संपत्ति, 2000 से अधिक नहीं है। 454, 456 के अधीन अपराध, 504 के अधीन लोक शांति प्रकोपित अपमान, आपराधिक अभितरास, 506 के अधीन 2 वर्ष या जुर्माने दोनों से दंडनीय अपराध। इन सब की दुष्पीड़न, प्रत्न या पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन किया गया परिवार। इस तरह के अपराध यहाँ पे 9 अपराध बताए गए। 9 को थोड़ा देख लेना। O2 बनता है निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता। इन 9 में से एक गलत लिख देंगे, 3 सही लिख देंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी अगर हाई कोर्ट उसको ऑथराइज कर देता है तो वो यहाँ पे विचारण कर सकता है। इन मामलों में किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अधिक कारावास से दंडनीय है, इसके लिए स्पेसिफाई किया गया है। जुर्माने वाले अपराधों में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है। 6 माह से अनधिक कारावास से दंडनीय मामलों में समरी ट्रायल कर सकता है, या इनके दुष्पीड़न प्रत्न के संबंध में भी समरी ट्रायल कर सकता है। 262 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। अब संक्षिप्त विचारण में प्रक्रिया क्या होगी? समन मामलों के विचारण के लिए वर्णनिर्देश प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। किसका? समन मामलों के विचारण के लिए वर्णनिर्देश प्रक्रिया का संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया में अनुसरण किया जाएगा। 262 अब समन मामलों की विचारण की प्रक्रिया कहाँ दी गई? 251 से 259 तक दी गई। मतलब यहाँ अपन को देखने को लग रहा है इसकी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए गुमनाम है प्रोसीजर, में आपको बता दूँ कोई प्रोसीजर है ही नहीं है। इन्होंने अपराध बता दिए कि कुछ जज बता दिए कि ऑथराइज करेंगे, स्पेसिफाइड जज हैं, और कुछ अपराध हैं कि इन अपराधों के बारे में ही सुनेंगे। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को थोड़ा कम पावर, केवल जुर्माने वाले मामले, केवल 6 वर्ष 6 माह तक के कारावास वाले मामलों का ही समरी ट्रायल करेंगे। लेकिन ट्रायल होगी क्या, ये यहाँ पे अदृश्य चीज़ें हैं। तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया 262 में कि जो 251 से 259 तक समन मामलों की प्रोसीजर है वही अप्लाई करेंगे यहाँ। और दंडादेश कितना देंगे, इस पर OT बनता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि समरी ट्रायल में कितना दंडादेश दिया जा सकता है, कौन बताएगा? 3 माह, 3 माह का कारावास दिया जा सकता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाजू में 3 माह जरूर लिख लीजिए, इस पर OT बनता है। संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। अब रिकॉर्ड क्या होंगे? मामले, क्रम, संख्या आप जानते हैं। एक आवेदन पढ़ते हैं, वो जो लिखा रहता है वो यहाँ लिखा हुआ है। निष्कर्ष होगा लास्ट में, एक निबंध टाइप का ही रहता है। लास्ट में फाइंडिंग दे दी, दंडादेश कार्रवाई समाप्ति कर दी। 264 संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय। निर्णय अभिलेखित है। संक्षिप्त कथन, निष्कर्ष टाइप का निर्णय यहाँ पे लिखा जाता है। निष्कर्ष के कंक्लूड के तौर पर निर्णय लिखा जाता है कि सारे मामले को सुनने के बाद मुझे लगा है कि अपराध किया गया है, अपराध बनता है, इसलिए इसको 6 माह, 1 माह, 3 माह सजा दी जाती है। मतलब 3 माह से ज़्यादा दे ही नहीं सकते सजा। अभिलेख और निर्णय की भाषा।
अब न्यायालय की लैंग्वेज में लिखेंगे, बुंदेलखंडी में तो लिखेंगे नहीं अपन, या खड़ी बोली में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे अपन? न्यायालय की भाषा में। यही अभियुक्त के द्वारा अपराध किया गया पाया गया, न्यायालय इसको 2 माह के लिए दंडित करता है, 500 रुपये जुर्माना। न्यायालय की भाषा ऐसी कुछ रहती है। सौदा विभाग, देखिए ये अमेरिका की उपज है। अमेरिका में एक व्यवस्था की गई है प्ली बार्गेनिंग की। चैप्टर 21A की बात करते हैं, 265A से 265L तक। क्या था, हमारे जेलों में कैदियों की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कई बार अगर अपन लोग देखें तो अपने घर के कुछ पोर्शन है जहाँ पे अपन गार्डन लगाए रहते हैं, मच्छरों की संख्या देखिए शाम माम को, वैसी स्थिति है। बहुत भयंकर है स्थिति। एक छोटा सा कमरा है आड़े तिरछे, उसमें इतने कैदी हैं कि वो उनका बस चले तो खड़ा कर दें, बस जैसा पैसेंजर लोकल ट्रेन जैसा खड़ा कर दें उसे। जहाँ पर 4 लोगों को रुकने की व्यवस्था है वहाँ पे आप कितने 20 लोगों को रुका पड़े हैं। देखिए कितना वो रहता होगा। वहीं पे सेल में रहते हैं, वहीं वो बाथरूम करते हैं, उसी कमरे में रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। 20 लोग रहते हैं छोटी सी जगह में। ह्यूमन राइट का एवोल्यूशन है ये। सरकार को समझना चाहिए इन चीज़ों को कि अगर आप सुधार करना चाहते हैं, रिफॉर्मेटरी सिद्धांत का पालन अगर आप कर रहे हैं, प्रिवेंटिव कर रहे हैं, तो सबको सूली पे चढ़ा दो, जान से मार दो, अपराधी को हटाओ बिल्कुल। कैंसर हो गया, कैंसर वाले अंग को काट के फेंको। लेकिन आप सुधार करना चाहते हैं, आपका पर्पज़ ही सुधार करना है। कैसे रिफॉर्मेटरी सिद्धांत अब 2021 का सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, कैदियों के ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है। एबोलिशन ही तो है ह्यूमन राइट। मानव होने के नाते मानव के जो अधिकार है, जीवन से मृत्यु तक के जो हमारे अधिकार हैं, वो हमारे ह्यूमन राइट हैं। और जो अधिकार संविधान के भाग 3 द्वारा हमें मूल प्रत्याभूत किए गए, गारंटी किए गए, वो हमारे फंडामेंटल राइट है। ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट में इतना ही है, मतलब फंडामेंटल राइट ऑलरेडी ह्यूमन राइट में छिपे हुए हैं। बात करते हैं सौदा विभाग की। 7 वर्ष तक के मामले के कारावासों में जितने लोग जेल के अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, प्रोसीडिंग के अधीन है, तो संबंधित मामले में अभियुक्त अगर सेटिंग जमा लेता है, प्रोसिक्यूशन से बातचीत कर लेता है कि हम राजीनामा करना चाहते हैं, और प्रोसिक्यूशन तैयार है राजीनामा करने के लिए, मतलब विक्टिम व्यक्ति, तो यहाँ पर न्यायालय आपसी सुलह करवा देता है। सौदा विभाग, प्ली विभाग बोला जाता है, प्ली बार्गेनिंग के नाम से इसको जाना जाता है। 265A का खंड ए और बी यही कहता है। 7 वर्ष तक के मामलों का अभिभाग किया जा सकता है जो ट्रायल के दौरान है। अभियुक्त जिस न्यायालय में ट्रायल चल रहा है उसी में आवेदन कर सकता है। इसका किंतु लिखा हुआ है बी में। देखिए ए नंबर का खंड है 265A में, वो बताता है चालान पे कर सकते हैं, और बी नंबर का बताता है कि परिवाद पर 7 वर्ष तक के मामलों का कर सकते हैं। किंतु 3 प्रकार के अपराध ऐसे हैं जिनका सौदा विभाग नहीं किया जा सकता है। किंतु लिखता है देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है। अब ऐसे अपराध हम लोग क्रिमिनोलॉजी में पढ़े हैं, क्रिमिनोलॉजी पढ़ते थे, पेनोलॉजी, उसमें इस तरह के अपराधों की चर्चा होती, सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है। दूसरा, किसी महिला के विरुद्ध अपराध किया गया है, और तीसरा 14 वर्ष की आयु से कम के बालक के विरुद्ध अपराध किया। अगर ये 3 कंडीशन आती हैं तो यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। 265B में आवेदन किया जाएगा प्ली बार्गेनिंग के लिए। आवेदन कौन करेगा? अभियुक्त करता है आवेदन। किसको आवेदन करेगा? जिस न्यायालय में विचारण लंबित है उसी न्यायालय में आवेदन करेगा। जहाँ कार्रवाई चल रही वहीं तो कहेंगे। जैसे हाँ, आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं तो आप मुझसे कहेंगे ना, सर मुझे बाहर जाना है, अर्जेंट कॉल आ रहा है, घर वालों का करना पड़ेगा अटेंड, तो मैं परमिशन दूंगा। दूसरे कोर्ट में थोड़ी जाएंगे आप। वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। क्या कैसा है, सीधा है। जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसी में आवेदन करेगा। कौन करेगा? फायदा किसको है? अभियुक्त को फायदा, तो अभियुक्त आवेदन करेगा। आपका मेरा जन्मदिन है, आपको पार्टी मिलनी है मान लो, तो फायदा किसका? आपका। नुकसान तो मेरे ही है। आप बोलेंगे नहीं नहीं चलो पार्टी हो जाने दो, हम चलेंगे भाई, खर्च कर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है। अभियुक्त आवेदन करेगा, ट्रायल कोर्ट में करेगा आवेदन। 7 वर्ष तक के मामलों में आवेदन होगा, ट्रायल के अधीन है। ये भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। 265C मार्गदर्शी सिद्धांत बताते हैं किन आधारों पर निपटाया जाएगा, ये अपन चर्चा कर चुके हैं।
पारस्परिक संतोष पर निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना 265 डी बताता है। मामले का निपटारा कैसे होगा? सदाचार, परिवीक्षा, भर्त्सना के आधार पर छोड़ देंगे अपन, कुछ कम दे देंगे, 265 ई बोलती है। मिनिमम कारावास का 265 ई का खंड सी पढ़ेंगे, मिनिमम कारावास का 1/2 लगा देंगे। खंड डी बोलती है मिनिमम कारावास का 1/4 दंड दे देंगे। तो इतना मोस्टली वो भोग चुका होता है। ज़्यादातर क्या होता है, जितनी सज़ा वो भोग चुका होता है उतनी सज़ा उसको दे देते हैं, उनका एक कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कुछ पैसे दे देते हैं उनको और मामला सेटल हो जाता है। अच्छी बात है यार, बढ़िया तो है। इतना परेशान हो गए, अब अभियुक्त भी परेशान है, पीड़ित भी परेशान है। गलती हो गई अपराध में, 7 साल तक के, मतलब घोरपति तक के अपराध हैं इसमें, तो पूरा खर्चा पानी दे दो, जितना खर्चा आया, हड्डी टूटी है, कुछ हुआ है, एक्स्ट्रा पैसे दे दो, कुछ वो मान जाए, वापस ले लो मामला, क्षमा मांग लो, सॉरी बोल दो, क्या बिगड़ता है। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, ठीक है, ये अच्छा मामला है। न्यायालय निर्णय देगा एफ में। जी में ऐसा निर्णय अंतिम होगा, कोई अपील नहीं होगी। आपसी सहमति से सुलझता है तो अपील नहीं होगी। लेकिन 2 रीजन इसके हो सकते हैं, 3 रीजन। 136 में SLP लगा सकते हैं CRP, उसमें आर्टिकल 136 में SLP स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकते हैं। 226 में रिट लगा सकते हैं। 227 भी रिट के सिवाय अन्य कार्रवाई कर सकते हैं। तो 3 कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जा सकती हैं। आपको लग रहा है आपसे जबरन करवाया गया है, ये अभियुक्त को धमका के या किसी अन्य तरीके से करवाया गया, तो आप रिट पिटीशन लगा दीजिए, SLP लगा दीजिए कि साहब मैं नहीं करना चाहता, मुझसे जबरन ये लोग प्ली बार्गेनिंग करवा रहे हैं। सौदा विभाग में न्यायालय की शक्ति क्या होगी? जमानत दे सकता है, अपराधों की विचारण की सभी शक्तियाँ होंगी। 265 आई, अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। तो जितनी भोग ली है, जितना दंड देंगे उसमें से घटा देंगे, परिहार कर देंगे इसको। व्याप्ति रखता है। आगे अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना। जो अभियुक्त ने यहाँ पे कथन किए हैं वो किसी अन्य मामले में उपयोग नहीं किए जाएंगे, कैसे आपसी सहमति से सुलझ रहा है। इस अध्याय का लागू न होना, तो ये देखिएगा 2015 जुवेनाइल जस्टिस पर की धारा 235 और 212 में परिभाषित किशोर और बालक को लागू नहीं होगी। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा आप, 2000 को काट के 2015 लिख लीजिएगा। टाको काट के 235 और बटे 212 लिख लीजिएगा। 235 में किशोर परिभाषित है और बालक में 212 में बालक परिभाषित है। यहाँ पे बदल दिए गए हैं कंटेंट। चैप्टर 22 है कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें अपन को देखना है। एक देखना है 266 कारागार क्या होता है, 266 बी में डिफाइन किया गया है। कारागार के अंतर्गत क्या आता है? अतिरिक्त जेल आती है, सुधारालय आता है, बोस्टल संस्था आती है, अन्य संस्थाएँ आती हैं। 4 चीज़ें आती हैं कारागार में। SOT बना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और कारागार के भार साधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में कार्यान्वित ना किया जाना। अब देखिए, न्यायालय आदेश देता है कि ये जेलर साहब आपके कैदी है, ये कैदी नंबर 120 है, उसको आप इतनी तारीख को कोर्ट में प्रस्तुत करें। तो वो कस्टडी में लेके आता। कई बार बीमार होते हैं, ऐसी स्थिति में नहीं होता है कैदी कि उसको ले जाया जा सके, तो 269 का पावर यूज करता है जेलर। यहाँ पे उसको मना कर देता है कोर्ट को कि हम इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। पावर है, तो थोड़ा आप इसको देखिएगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं, कारागार वाले ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कैदी नहीं आएगा तो कमीशन भेज देंगे, एक अधिकारी भेजा जाएगा, वहीं बयान ले आएगा, उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर देगा। तो ये कमीशन 271 में भेजा जाता। चैप्टर 23 जांचों विचारणों के साक्ष्य। जांचों विचारणों के साक्ष्य के बारे में चैप्टर 23 बताता है। अब 272 कहता है न्यायालयों की भाषा क्या होगी, राज्य सरकार तय करती है। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की भाषा में क्या है, राज्य सरकार। आपने देखा ना, कई कई जिलों में, जैसे मान लीजिए कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज में भी मामले सुने जाते हैं। लोकल लैंग्वेज को सेशन कोर्ट महत्व देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में देखिए आप, हाई कोर्ट में देखिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो उर्दू वहाँ पर लैंग्वेज रखी गई है, उर्दू में कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है, डिसाइड कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार मोस्टली सेशन कोर्ट या जिला कोर्टों तक, उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की कौन सी भाषा होगी तय कौन करता है? यहाँ पे तय करता है राज्य सरकार। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की संविधान के अनुसार तय की जाती है, ये आपको पता है। वहाँ पे लिखे हुए है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की संविधान में 248 कौन सी आर्टिकल है, वहाँ लिखा है कौन सी भाषा होगी, अंग्रेजी में कार्रवाई की जाएगी।
साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना 273, ठीक है। अगर 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री है जिसके साथ बलात्संग किया गया है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य नहीं लिखा जाएगा, आमना सामना ना हो ऐसा न्यायालय व्यवस्था करेगा, परंतु में लिखा है। 274 समन मामलों और जांचों में अभिलेख। अभिलेख क्या होंगे या 274 में बताते हैं। 275 में वारंट मामलों में अभिलेख। साक्ष्य अभिलेख की भाषा क्या होगी 270 बताती है। बाकी धाराएं ये आप छोड़ दीजिएगा। 280 पे आ जाइए। साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ, इस पर ओटी आता है। साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ कौन सी धारा बताती है 280 बताती है। इसके बाद 284 में आ जाते हैं। कमीशन जारी होते हैं, कब साक्षियों को हाजिर होने में अभिमुक्ति दी जाए, कमीशन जारी की जाए। 284 के अंतर्गत कमीशन जारी होते हैं। आपको नहीं बुलाया जा सकता कोर्ट में तो हम एक अधिकारी भेज देंगे, वो आपके बयान ले आएगा, ये कमीशन बोला जाता है। 284 में होता है। कमीशन किसको जारी किया जाएगा? कमीशन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होंगे, इनके थ्रू ही कमीशन जारी किए जाएंगे। इसके बाद ये कमीशन की कार्रवाई है, वो जाता है, रिकॉर्ड करता है, वापस लाता है, कोर्ट को भेजता है, जिस कोर्ट ने उसे नियुक्त किया है, वो सब बताया गया है। चिकित्सीय साक्षी का अभिशाख 291 में बताया गया है। 291 ये इम्पोर्टेंट है। मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट, कोई दस्तावेज जिसका किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्वहस्ताक्षर शिनाख्त रिपोर्ट होना तात्पर्य है। इस संहिता के अधीन किसी जांच या विचारणा अन्य कार्रवाई साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा, यद्यपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट की शिनाख्त रिपोर्ट होती है 291 में। इसके बाद ये धाराएँ आप छोड़ दीजिएगा, पढ़ने लायक नहीं है। 297 पे आ जाइए। प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा, कौन कौन से प्राधिकारी होंगे? तो यहाँ लिखा है, कोई न्यायाधीश हो सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकता है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में नियुक्त शपथ कमिश्नर हो सकता है, या नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त कोई नोटरी हो सकता है। तीन में से कोई भी हो सकते हैं 297 के अधीन। पूर्व दोष सिद्धि दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी? उदाहरण देने पड़ेंगे, दृष्टांत बताने पड़ेंगे, केस प्रस्तुत करना पड़ेगा तो साबित हो जाएगी। अपन जानते हैं, अपन मान लीजिए आप साबित करना चाहते बी के बारे में कि उसने पहले भी अपराध किया है साहब, तो पहले अपराध जिसमें दंडित किया गया है वो केस का जजमेंट आपको पेश करना पड़ेगा ना, उन साक्षियों को पेश करना पड़ेगा जिनके विरुद्ध अपराध हुआ है, तो ये साबित हो जाएगा पूर्व दोष सिद्धि। 258 299 कहती है अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। तो यहाँ भी एब्सेंट में साक्ष्य लिखे जा सकते हैं, न्यायालय परमिट कर सकती है। चैप्टर 24 में आ जाएंगे, जांचों विचारणों के बारे में साधारण उपबंध 300 से 327 तक दिए गए हैं। अब 300 कहती है एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए जाने पर उसी अपराध के लिए विचारणा किया जाएगा। डबल जीओपार्डी का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। डबल ट्रायल का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। एक बार ट्रायल हो गया दोबारा ट्रायल नहीं किया जाएगा, उसी मैटर पर दोष सिद्ध कर दिया है, दोष मुक्त फिर नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पे बताइए। ये आप थोड़ा इसको पढ़िएगा, कुछ दृष्टांत हैं इसके, दृष्टांत भी पढ़ लीजिएगा। दोष 302 है अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। कई बार क्या लोक अभियोजक के अलावा पुलिस अधिकारी भी अभियोजन का संचालन करते हैं, तो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी को नहीं होगा पावर, मतलब कम से कम निरीक्षक होना चाहिए 3 स्टार। आप देख रहे हैं ना, अभियोजन का संचालन या 3 स्टार थाना प्रभारी होता है या डीएसपी टाइप का अधिकारी होता है। ये लोग यहाँ पे अभियोजन का संचालन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के साथ खड़े होकर करते हैं, अपन लोग खुद करवाते हैं बयान वगैरह। तो यही तो देखने को मिलता है। 302 बताती है। लेकिन अगर उसने जिसका अभियोजन का संचालन कर रहा है उस मामले में उसने इन्वेस्टिगेशन ना किया हो तभी वो कर सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन किया है तो थोड़ा पार्शियलिटी कर सकता है ना वो। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार 303 बताती है कि अपना डिफेंस करने का आपका एक राइट है, 303 देती है। 304 विधिक सहायता प्रदान कराने का अधिकार देती है। गरीब लोग होते हैं राज्य के बैठ, आप देखते ना डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सेल होती है, DLS सर्विस अथॉरिटी, DLSA होती है, वो यहाँ पे निःशुल्क सर्विस प्रोवाइड कराती है 304 के अंतर्गत। निगम सोसाइटी पर अभियुक्त है तो क्या प्रक्रिया होगी? तो ये यहाँ पे 305 बताती है, आप ध्यान दीजिए। प्रबंध निर्देशक के आधार पर मामला या ऑथराइज व्यक्ति यहाँ पे आएगा। सह अपराधी के बारे में बताया गया है 306 में। अब क्षमादान सह अपराधी को करना है
306 में सह अपराधी का क्षमादान होता है। तो यहाँ 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देना है। सीजीएम और एमएम को पावर है अन्वेषण, जांच, विचारणा, किसी भी प्रक्रम पे ही क्षमादान कर सकते हैं। अन्वेषण के लेवल पे कर सकते हैं, जांच के लेवल पे कर सकते हैं, विचारण। लेकिन जेएमएफसी जो है वो सिर्फ जांच और विचारण में, इन्वेस्टिगेशन में क्षमादान करने का पावर नहीं होता है जेएमएफसी को। ये 2 कंडिकाओं में आप यहाँ पे समझिएगा। सह अपराधी को क्षमादान कोर्ट कर सकता है। ये 307, 308 अपन को पढ़ना नहीं है। 309 कार्रवाई का मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति, एडजॉर्न पोस्टपोन कर सकता है कार्रवाई को किसी कारण पर। जैसे देखो अभी कोविड वाला केस लगा, सेकेंड लॉकडाउन लगा, तो कार्रवाई पोस्टपोन करनी पड़ी ना, सारी कार्रवाइयाँ डे बाय डे चल रही थी, पोस्टपोन करनी पड़ी। तो ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर कोशिशें की जाती है दिन प्रतिदिन जारी रहें कार्रवाई। तो न्यायालय अपनी सहूलियत के आधार पर कि सारे केस सुने जाएं, तो इस आधार पर एक दिन छोड़ के एक दिन या एक हफ्ते छोड़ के 15 दिन छोड़ के अपनी कार्रवाई निर्धारित कर देता है, अगली डेट लगा देता है। ये यहाँ बताया गया है। स्थगित भी कर सकता है, मुलतवी भी कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है, एडजॉर्न भी कर सकता है, न्यायालय के विवेक पे है। तो ये आप थोड़ा इसको पढ़िएगा, वकीलों की धारा है। इसका सबसे लास्ट परंतु का बी खंड है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस धारा का। जैसे आप रीजन देते हैं कि साहब हमें और केस भी हैं, हम नहीं आ पा रहे कोर्ट में, इसलिए एडजॉर्न कर दीजिए कार्रवाई, तो स्थगन का आधार नहीं होगा कि वकील साहब बिजी हैं, ये तो कोई लॉजिक है ही नहीं। आप दूसरे वकील को, असिस्टेंट को भेजो ना, क्या दिक्कत है, ये आधार नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 310 स्थानीय निरीक्षण, देख लीजिएगा, ये न्यायालय को पावर होते हैं। 311 आवश्यक साक्षी को समन करने, उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति न्यायालय को है। 311(1) नमूना हस्ताक्षर हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति, बिल्कुल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पावर है। 312 इंपॉर्टेंट है, साक्षियों, परिवादियों, साक्षियों के बैध दिए जाते हैं। अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति 313, न्याय यहाँ पे अभियुक्त की परीक्षा कर सकता है न्यायालय। 313 के अंदर कुछ भी पूछ सकता है जैसा उसको लॉजिकेबल लग रहा है, तो न्यायालय तो अपने आप में एक पावरफुल व्यक्ति है, तो 313 के अंतर्गत वो परीक्षा कर सकता है न्यायालय। अभियोजन करता है, डिफेंस करता है। अब न्यायालय भी यहाँ पे क्या कर सकता है, परीक्षा कर सकता है 313 में जब जरूरत होती है। बहस 314 बताती है पक्षों की। 315 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना, अभियुक्त भी अपने मामले में स्वयं गवाह बन सकता है, साक्षी के तौर पर प्रस्तुत कर सकता है अपने आप। 317 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच या विचारण के लिए उपबंध। देखा, हाजिरी माफी आवेदन लगाते हैं 317 में कि साहब अभियुक्त आ नहीं पा रहा है, मान लीजिए जमानत मिली हुई है, उन्होंने कहा इतनी तारीख को हाजिर हो कोर्ट में, तो कोर्ट में हाजिर हो, कटघरे में खड़ा करते हैं ना अभियुक्त को, तो नहीं आ पा रहा है तो आप आवेदन लगा दो कि श्रीमान जी बीमार है, आप पर्याप्त कारण है, कुछ है, मौसम खराब है, फसल के काम चल, कुछ भी आप जो रीजन आपको लग रहे हैं, ज़्यादातर ग्राह्य हो जाते हैं। कार्रवाई नहीं समझता है प्रक्रिया, तो क्या होगी, अपन उसको कार्रवाई उसकी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। 318 319 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। अब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको लग रहा है ABC के ऊपर ट्रायल चल रहा है, XYZ भी उसमें अपराधी है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई न्यायालय कर सकती है 319 के अधीन। अपराधों का समन, अब अपराधों का समन कैसे किया जाएगा, यहाँ पे सब क्लॉज 1 कहती है कि यहाँ पे जो थर्ड खंड में जो है, पहले में धारा बताई गई, दूसरे अपराध बताया गया, फिर धारा बताई गई, फिर बताया गया जो व्यक्ति समन कर सके, जिसको मान लीजिए साधारण उपैती चोट कारित की है, जो पीड़ित व्यक्ति वो समन कर सकता है। तो इन धाराओं का नाम थोड़ा आपको ध्यान देना है। चैप्टर वाइज पढ़िएगा, जैसे चैप्टर 15 में एक धारा है 298, चैप्टर 16 में आप देखेंगे 323 से लेके 358 तक की धाराएं हैं। चैप्टर 17 में 359 से लेके आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ तक 451 तक धारा है। चैप्टर 18 में 482, 483, 486 धाराएँ हैं। चैप्टर 19 में 491 धारा है। चैप्टर 20 में 497, 498 2 धाराएँ हैं, और चैप्टर 21 में 500, 501, 502 धाराएँ हैं। चैप्टर 22 में 504, 506, 508 धाराएँ हैं। इनका संबंधित व्यक्ति की अनुमति से समन किया जा सकता है। और खंड 2 ये कहता है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति और न्यायालय की सहमति लेना जरूरी है। खंड 2 में आए गए अपराधों का, यहाँ भी चैप्टर वाइज आप पढ़ लीजिएगा, कई बार धाराएँ पूछ लेती हैं कौन कौन सी धाराएँ। अपराध, उसका दुष्पीड़न और प्रयास का भी समन किया जा सकता है, सब क्लॉज 3A कहती है।
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं, जड़ पागल व्यक्ति है, तो न्यायालय की अनुज्ञा से समन कर सकता है, इनके संरक्षक वगैरह कर सकते हैं। एलआर कर सकता है, बी में लिखा है न्यायालय का प्रतिनिधि कर सकता है, न्यायालय की सहमति। अब यहाँ पे सब क्लॉज जे कहती है पूर्व दोष सिद्धि के कारण, अगर पहले दोष सिद्ध